हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर कनेक्शन पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने यूपी टेट एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट यानी कि यूपी टेट का पेपर 2 साइंस के बारे में बात करेंगे। हम उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 5, क्लास 8 का चैप्टर 5, जिसका ये पार्ट 4 है। हमने चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस किया है। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आज कंप्लीट हो जाएगा। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और समरी भी करेंगे। तो ये साइंस आपको कहाँ कहाँ काम आने वाली है। एनसीईआरटी की साइंस आपको सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट और यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए तो बिल्कुल कंपलसरी है। साइंस के क्वेश्चन केवीएस और बीपीएससी में भी देखने को मिलते हैं, जो कि एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक। तो प्रवास तक हमने पढ़ लिया था कि कौन से पक्षी हैं जो बहुत दूर क्षेत्रों से उड़ करके हमारे यहाँ पर आते हैं, उनको हम प्रवासी पक्षी बोलते हैं। जलवायु परिवर्तन होता है जिसके कारण वो हम सबके बीच में आते हैं। तो आप सबने पढ़ा होगा जो चैप्टर है। अगर आपने आगे के पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मेरा फर्स्ट कमेंट आपको पिन मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपने जो चैप्टर की स्टार्टिंग है, वहाँ पर आपने वनों को काटने के बारे में, मतलब वनोन्मूलन के बारे में, डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था। तो अब जो हमारा जो डिफॉरेस्टेशन है, मतलब वनोन्मूलन है, उसको हम कैसे रोकेंगे। उसको रोकने का जो सबसे अच्छा जो प्रोसेस है या जो सबसे अच्छा उपाय है, वो है पुनर्वनरोपण। यानी कि अगर हम पुनः से वन को रोपित कर दें, पुनः से वृक्षों को रोपित कर दें, तो जो हमारा वन उन्मूलन हुआ है, वनों का जो कटाव हुआ है, उससे जो हमारे नुकसान है, जो नुकसान हुआ है, उन सब की भरपाई हम कर सकते हैं। तो जब लगातार वन कटते रहेंगे और जब लकड़ी ही नहीं बचेगी, तो लकड़ी से बनने वाली सारी चीज़ें उनकी भी कमी हो जाएगी। जैसे कि इस लकड़ी का सबसे जो महत्वपूर्ण उत्पाद है वो है कागज़। लकड़ी से क्या बनता है? कागज़ सबसे ज़्यादा बनता है। और सभी को कागज़, आप देखते हैं, ज़रूरत रहता है। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए हम कागज़ का यूज़ करते हैं, कुछ भी लिखने पढ़ने के लिए, या आम तौर पर हम कुछ भी इम्पोर्टेंट नोट करते हैं, वो भी वनों से प्राप्त होते हैं। कागज़ जो है वो लकड़ी जो वन की होती है उससे बनता है। तो कागज़ के लिए और कोई विकल्प भी नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें करना है वन रोपण। तो यही एक इसका क्या है, प्रभावी तरीका रहेगा, जो वनों की जो कमी हुई है उसको पूरा करने का। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है कागज़ का पुनः चक्रण। मतलब जो कागज़ होता है वो रिसाइकल होता है, उसका पुनः चक्रण होता है। तो प्रोफेसर अहमद क्या करते हैं, बच्चों का जो ध्यान है वो वनोन्मूलन की ओर आकर्षित करते हैं, मतलब उसके कारण की ओर आकर्षित करते हैं। और वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटना होता है। जो प्रोफेसर अहमद हैं वो बच्चों को बताते हैं कि अगर हमें 1 टन कागज़ बनवाना है, 1 टन कागज़ हमें बनाना है, तो हमें 17 वृक्ष जो कि पूरी तरीके से बड़े हो चुके हों, पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं। कहने का मतलब है जो पूरी तरीके से विकसित होगा वो, उसका तना काफ़ी मोटा होगा, वो वृक्ष पूरा बड़ा होगा, भारी होगा, और उसकी टहनियाँ भी मजबूत हो चुकी होंगी। ऐसा पूर्ण विकसित जो वृक्ष है वो इसमें 17 चाहिए, तब हम 1 टन कागज़ बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमें कागज़ की बचत भी करनी चाहिए। हमें जितना ज़रूरत हो उतने ही कागज़ को नुकसान पहुंचाना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें नहीं। कागज़ हम अगर एक रोज़ भी बचा लेते हैं तो भी हम बहुत ज़्यादा अपने आगे के लिए जो पेड़ों की कटाई है उसको रोक सकते हैं। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज़ को हम 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण भी कर सकते हैं। कागज़ को हम 5 से 7 बार तक रिसाइकल भी कर सकते हैं।
यदि कोई भी छात्र दिन में मात्र एक कागज की बचत करता है तो हम एक वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग करना चाहिए, पुनः चक्रण भी करना चाहिए। इसके द्वारा ना हम केवल वृक्षों को बचाएंगे, इसके साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की भी बचत कर सकेंगे। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायन जो यूज़ होते हैं उनमें भी कमी आएगी। तो आप सबने जाना जो कागज़ है वो पेड़ों से बनता है और इसके लिए 17 पेड़ों की ज़रूरत होती है जब हम 1 टन कागज़ बचाते हैं 1 टन कागज़ बनाते हैं। और आपने ये भी जाना कि कागज़ को 5 से 7 बार तक रिसाइकिल किया जा सकता है। तो अब वन को बचाने का कोई स्थायी हल जो कि है पुनः वन रोपण। तो पुनः वन रोपण मतलब वन को पुनः लगाना, वृक्षों को पुनः लगाना, पुनः से इतने सारे वृक्षों को लगा देना कि वन तैयार हो जाए। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि वनोन्मूलन का एक उत्तर है पुनः वन रोपण। पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना। रोपण करने वाले वृक्ष सामान्यतः कैसे होने चाहिए? उसी स्पीसीज के होने चाहिए जिस जैसे काटे गए हैं। मतलब अगर नीम का काटा गया है तो नीम का वृक्ष लगाया जाए, आम का काटा गया है तो आम का वृक्ष लगाया जाए, या और कोई स्पीसीज का काटा गया है तो उसी स्पीसीज का लगाया जाए। उस वन में पाए जाने वाले हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हमने काटे हैं। हम ज़्यादा लगा सकते हैं तो वो भी लगाएं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए। मतलब प्रकृति भी अपने आप से क्या करती है, वनों को तैयार कर लेती है। अगर जो वन है उनको बिना मतलब जहाँ से वृक्ष को काटा गया है आपने देखा होगा, उसको सारे वृक्षों को ऐसे ही कटा हुआ छोड़ दिया जाए, वहाँ पर कोई अन्य गतिविधि ना की जाए, मतलब कोई फैक्ट्री ना लगा ली जाए या फिर कोई घर मकान कोई बिल्डिंग ना बना ली जाए, तो वो जो ये जो कटे हुए वृक्ष हैं इनसे पुनः से क्या हो जाएगा, छोटी छोटी टहनियाँ निकलेंगी और फिर से ये धीरे धीरे करके थोड़े टाइम बाद बड़े पेड़ भी बन जाएंगे। तो पुनः जो वन रोपण है वो प्रकृति स्वयं से भी कर लेती है यदि वनोन्मूलन क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए, मतलब उसमें कोई बाधा ना लगे। तो यह क्या हो जाता है, स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं होता है। हम अपने वनों को अब तक बहुत क्या कर चुके हैं, अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना ही एकमात्र विकल्प होगा। क्या होगा? अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना ही एकमात्र विकल्प होगा। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि इसके लिए हमारी सरकार ने क्या किया, भारत वन संरक्षण अधिनियम लाया। इस अधिनियम का उद्देश्य जो था वो प्राकृतिक वनों का परिरक्षण करना और संरक्षण करना था। एक ऐसा अधिनियम बनाया गया क्योंकि जब कोई लॉ कहीं नहीं है, वनों के लिए कुछ भी नहीं है, तो जिसको जहाँ मर्जी अपने यूज़ के लिए वनों को नष्ट करता चला जा रहा है, पेड़ों की कटाई होती चली जा रही, कोई रूल ही नहीं था उसके लिए। तो जब बहुत अधिक पेड़ नष्ट हो गए तो क्या हुआ, एक भारत वन संरक्षण अधिनियम लाया गया, वनों को संरक्षित करने का काम किया गया, इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, प्राकृतिक वनों का परिरक्षण करना, संरक्षण करना, साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले जो लोगों की आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो भी पूर्ति होती रहे। मतलब जो लोगों की आधारभूत आवश्यकताएं जो उनके जंगल के पास में रह रहे थे, वो जंगल से लकड़ी लेते होंगे, हो सकता है फल वगैरह भी कोई औषधि होगी जो वो उससे लेते होंगे, तो उनकी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने के लिए कहा क्योंकि सूर्यास्त के पास वन में रुकना ठीक नहीं था। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद बच्चों से उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त करते हैं। मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारे बच्चे वन से चले आए। तो इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि समरी के रूप में दिए गए हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। समरी मैंने एक साथ सीटेट एग्ज़ाम से पहले भी डिस्कस की थी क्योंकि सारे चैप्टर 8th क्लास तक कंप्लीट नहीं हो पाए थे। यहाँ पर हम फिर से समरी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमने पढ़ा है वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये सब ऐसे नाम हैं जो वन
एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण करते हैं और उनका परिरक्षण करते हैं। तो ये सभी ऐसे नाम हैं जो कि जंतुओं का, वनस्पतियों का और औषधियों का संरक्षण करते हैं। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में, मतलब जो सजीव हैं उनकी बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु जहाँ एक साथ पाए जाते हैं एक विशेष क्षेत्र में, उसी को हम जैव विविधता का बोलते हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात के नाम से जाने जाते हैं। जो पौधे हैं वो वनस्पति जात और जो जंतु हैं वो प्राणी जात के नाम से जाने जाते हैं। किसी क्षेत्रीय स्पीसीज विशेष क्षेत्रीय जो स्पीसीज होती है वो किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है। मतलब रेगिस्तान का जो ऊँट है वो एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे जो लद्दाख का ऊँट है वो भी सिर्फ लद्दाख में पाया जाता है। तो इस तरीके से रेगिस्तान का ऊँट अपनी जगह पाया जाता है और लद्दाख का ऊँट अपनी जगह पाया जाता है। यही बताया जा रहा है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज जो सिर्फ एक ही जगह पे पाई जाती हैं। संकटापन्न स्पीसीज वह स्पीसीज है जो विलुप्ति के कगार पर होती है, उसको हम किस में रखते हैं? रेड डाटा बुक में हम संकट में जो जितनी भी स्पीसीज हैं, जितनी प्रजातियां हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं। प्रवास क्या होता है? प्रवास वह परिघटना होती है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से, मतलब यहाँ कहीं रह रहा है वो जीव, और विदेशों से आकर के क्या करते हैं अन्य आवास में हर वर्ष की एक विशेष टाइम पीरियड में, एक विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है, मतलब आते हैं। जैसे कि साइबेरियन सारस वगैरह हो गया, ये क्या करते हैं अपनी जगह छोड़ करके जब हमारे इंडिया में आते हैं एक टाइम पर, फिक्स टाइम पर आते हैं प्रजनन के लिए, तो यहाँ पर हम इनको प्रवासी पक्षी बोलते हैं। ये होता है प्रवास। हमें वृक्ष, ऊर्जा और पानी की बचत करने के लिए कागज की बचत, उसका पुनः उपयोग, पुनः चक्रण करना चाहिए। हमें वृक्ष और ऊर्जा और पानी तीनों की बचत के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कागज की बचत करना चाहिए, उसका पुनः उपयोग करना चाहिए, पुनः चक्रण करना चाहिए। पुनर्वन रोपण से क्या होता है? जितने भी नष्ट किए गए वन हैं उनको हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं, पुनः रोपित कर सकते हैं। और अगर उनको खाली छोड़ दिया जाए तो प्राकृतिक रूप से भी पूरा वन फिर से तैयार हो जाएगा थोड़ा टाइम लगने के बाद। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर होंगे, कभी कभी यूपी टेट, सीटेट या किसी अदर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है यहाँ पर। कागज़ बनाने के लिए हर साल दुनिया भर में लाखों पेड़ों की कटाई की जाती है। आमतौर पर 1 टन कागज़ बनाने के लिए 24 या 17 बड़े पेड़ों की आवश्यकता होती है। तो कहीं कहीं 24 भी लिखते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 17 ही है। भारत में मुख्य रूप से बांस, चीड़, स्प्रूस और सबई घास उपयोग इस प्रक्रिया में किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का, घासों का, पेड़ों का उपयोग हम मुख्य रूप से कागज़ बनाने के लिए करते हैं। तो आप देखेंगे किस तरीके से ये जो तने हैं यहाँ पर कटे हुए हैं, इस तरीके से जंगल काटे जाते हैं और यहाँ पर इनसे क्या बनते हैं? कागज़ बनते हैं। तो आप ये फ़ोटोज़ देख सकते हैं, ये सब कागज़ बनाने के लिए ही लकड़ी काटी गई है। तो इस तरीके से ये रखे रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। बताइए आप सब। प्रश्न है, 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए कितने पूर्ण विकसित वृक्षों को काटा जाता है? तो आप सभी को याद रखना है 17 वृक्ष होने चाहिए 1 टन कागज़ के लिए। कागज़ का कितनी बार पुनर्चक्रण किया जा सकता है? तो कागज़ को रिसाइकिल किया जा सकता है 5 से 7 बार तक हम कागज़ को रिसाइकिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनोन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन का स्थायी हल क्या है? तो इसका स्थायी हल क्या है? पुनर्वन रोपण, यानी कि पुनर्वन रोपण जो है, रिफॉरेस्टेशन करके हम वनोन्मूलन का स्थायी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनर्वन रोपण में आमतौर पर किन पौधों को लगाया जाना चाहिए? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें उसी स्पीसीज के, इसका क्या आंसर है? हमें उसी स्पीसीज के पौधों को जो उस वन में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वही पौधे हमें
पुनः से रोपने चाहिए या लगाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी संकटापन्न जो स्पीसीज हैं उनका रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है। तो ये है रेड डाटा बुक, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में क्या कहलाती हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली विभिन्न सजीवों की जो किस्में हैं वो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वह परिघटना जिसमें स्पीसीज अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष में एक बार विशेष अवधि में आती जाती हैं, तो आती हैं और फिर जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत वन संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, आप सभी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। और जो पिछले पार्ट्स हैं उनमें भी बहुत सारे अधिनियम बताए गए हैं, तो वो पार्ट्स भी देखना ना भूलें। यूपी टेट में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना क्या है, वन संरक्षण अधिनियम का मुख्य कार्य है। तो वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में आया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राकृतिक वनों का संरक्षण करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भी संरक्षण करना। अगर वनोन्मूलित क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए तो वह स्वतः पुनः स्थापित हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राकृतिक पुनर्वनरोपण। क्या बोलते हैं, नेचुरल रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अभी डिस्कस किया है, आप सभी को याद भी होगा। कागज के पुनः चक्रण से किन चीज़ों की बचत हो जाती है। तो वृक्ष, जल, ऊर्जा और हानिकारक रसायनों से क्या हो जाती है, इन बचत हो जाती है अगर हम कागज का पुनः चक्रण करते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी को जो कुछ भी आज के चैप्टर का जो टॉपिक था कागज का पुनः चक्रण और इसके साथ साथ पुनः वन रोपण और समरी क्वेश्चंस, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए टीचर कनेक्शन चैनल को। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक जो पिछले पार्ट्स हैं उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक तरफ तो यूपी टेट सारे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आपकी साइंस एनसीईआरटी चली रही है, इसके साथ साथ जो नोट्स है पूरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ अपने हैंड रिटन नोट से। तो वो उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पिन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो वीडियो भी देखिए और अपनी स्टडी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।